कभी सोचा है कि भारत के हर राज्य में एक विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली तो जरूर होती है। हाँ, ये तो है। लेकिन विधान परिषद मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल, वो दूसरा वाला सदन सिर्फ कुछ ही राज्यों में क्यों है? ये सवाल सीधा हमें संविधान के अनुच्छेद 168 तक ले जाता है। बिल्कुल। तो आज हम इसी अनुच्छेद 168 की परतों को खोलेंगे, विस्तार से समझेंगे। जी। ये अनुच्छेद भारत में राज्यों के विधानमंडलों, स्टेट लेजिस्लेचर्स की बनावट तय करता है कि भाई किसी राज्य में एक सदन होगा या दो। हाँ, उसकी पूरी संरचना। संक्षेप में कहें तो अनुच्छेद 168 बताता है कि हर राज्य में एक विधानमंडल होगा, इसमें राज्यपाल होंगे, विधानसभा होगी अनिवार्य रूप से। हाँ, और कुछ राज्यों में एक विधान परिषद भी हो सकती है। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक नियम नहीं है, ये राज्य स्तर पर कानून बनाने की पूरी प्रक्रिया की बुनियाद है, उसकी नींव है। अच्छा, ये तय करता है कि राज्य में लोगों की आवाज कैसे नुमाइंदगी पाएगी, कानून कैसे बनेंगे और कैसे जांचे परखे जाएंगे। ये हमारे संघीय ढांचे का एक बहुत अहम पहलू है। हाँ, सही बात है। तो चलिए अब अनुच्छेद 168 के पहले हिस्से यानी क्लॉज 1 को समझते हैं। ये कहता है कि हर राज्य में एक विधानमंडल होगा। अब इसके दो भाग हैं। जी। भाग ए कहता है कि हर राज्य में राज्यपाल और एक विधानसभा तो होगी ही होगी, अनिवार्य, कंपलसरी। बिल्कुल, इसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा। हाँ, इसके बिना राज्य का विधानमंडल पूरा नहीं होता। जी हाँ, और विधानसभा, जिसे लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, वो सदन है जिसके सदस्य सीधे जनता चुनती है। हाँ, डायरेक्ट इलेक्शन से। बिल्कुल। आमतौर पर इसका कार्यकाल 5 साल का होता है। ये सीधे तौर पर जनता की इच्छा का आईना होती है। इसीलिए जैसा कि इसे लोकतंत्र की धड़कन कहा गया है, वो काफी सटीक लगता है मुझे। लोकतंत्र की धड़कन। वाओ। और फिर आता है क्लॉज 1 का भाग बी। हाँ, दूसरा हिस्सा। ये कहता है कि कुछ खास राज्यों में, जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ये 2025 तक की जानकारी है। हाँ, मौजूदा स्थिति। हाँ, इन राज्यों में विधानमंडल में राज्यपाल और विधानसभा के साथ साथ एक विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होगी। हाँ, बाइकैमरल लेजिस्लेचर जिसे कहते हैं, द्विसदनीय व्यवस्था। द्विसदनीय, बिल्कुल। और ये विधान परिषद विधानसभा से काफी अलग होती है। अच्छा, किस तरह से? देखिए, ये एक स्थायी सदन है, मतलब ये कभी भंग नहीं होती। जैसे लोकसभा या विधानसभा भंग हो जाती हैं 5 साल में या पहले भी। ओके, परमानेंट हाउस। हाँ, परमानेंट। इसके सदस्य बदलते रहते हैं। नियम ये है कि हर 2 साल में इसके 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं और उनकी जगह नए सदस्य आते हैं। अच्छा, 1/3 हर 2 साल में? हाँ। तो पूरी काउंसिल एक साथ कभी खत्म नहीं होती? कभी नहीं। और इनका चुनाव भी सीधे जनता नहीं करती, बल्कि अलग अलग तरीकों से होता है। कुछ चुने जाते हैं, कुछ मनोनीत होते हैं। प्रक्रिया थोड़ी जटिल है। तो ये 2 सदन, विधानसभा और विधान परिषद मिलकर कुछ राज्यों में विधानमंडल बनाते हैं। इनका मकसद क्या है? मेरा मतलब 2 सदन क्यों? एक से काम नहीं चलता। देखिए, विधानसभा तो सीधी जनता की आवाज हो गई, रोजमर्रा की जरूरतें या आकांक्षाएं, उनका प्रतिनिधित्व। हाँ। विधान परिषद, जिसे स्रोत वैकल्पिक ऊपरी सदन कहते हैं, इसका उद्देश्य थोड़ा अलग माना जाता है। इसे एक तरह से विचार विमर्श और समीक्षा का मंच माना जाता है। ओके, डेलिब्रेशन और रिव्यू। बिल्कुल। यहाँ अक्सर विशेषज्ञ, कलाकार, शिक्षाविद या समाज के अन्य अनुभवी लोग सदस्य बनकर आते हैं, जो शायद सीधे चुनावी राजनीति में ना हो। हाँ, जिन्हें शायद नॉमिनेट किया जाता है या खास तरीकों से चुना जाता है। जी हाँ, और उम्मीद ये की जाती है कि ये लोग कानूनों पर ज्यादा गहराई से, बिना चुनावी दबाव के सोच विचार कर सके। अच्छा। एक तरह से ये विधानसभा द्वारा पास किए गए कानूनों पर दोबारा नजर डालने। हाँ, एक तरह का चेक एंड बैलेंस सिस्टम जैसा, या सेफ्टी नेट। बिल्कुल, उनमें सुधार सुझाने या जल्दबाजी में पास होने से रोकने का काम कर सकती है। आप इसे एक तरह का सेफ्टी वॉल्व या रिव्यू फिल्टर समझ सकते हैं। अच्छा, ये तो दिलचस्प है कि ये दूसरा सदन वैकल्पिक है, ऑप्शनल है। पर अगर कोई राज्य, मान लीजिए जहां विधान परिषद नहीं है, वो इसे बनाना चाहे। हाँ, हो सकता है। या फिर किसी राज्य में ये है और वो उसे खत्म करना चाहे, क्या ये राज्य खुद तय कर सकते हैं पूरी तरह से? यहीं पर अनुच्छेद 168 का क्लॉज 2 सामने आता है, और ये प्रक्रिया काफी अनूठी है। राज्य पूरी तरह से खुद तय नहीं कर सकता, लेकिन शुरुआत राज्य से ही होती है। अच्छा, कैसे? मतलब क्या प्रक्रिया है इसकी? इसमें 2 कदम हैं। पहला कदम राज्य की विधानसभा को एक प्रस्ताव पास करना होता है कि वो विधान परिषद बनाना या खत्म करना चाहती है। ओके। और ये प्रस्ताव साधारण बहुमत से नहीं, बल्कि विशेष बहुमत से पास होना चाहिए, स्पेशल मेजॉरिटी। विशेष बहुमत? अच्छा, ये क्या होता है? इसमें क्या खास है?
हाँ, विशेष बहुमत का मतलब है इसमें 2 शर्तें पूरी होनी चाहिए। 2 क्राइटेरिया हैं। अच्छा, पहला, सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत होना चाहिए। मतलब अगर सदन में 200 सीटें हैं तो कम से कम 101 सदस्यों की सहमति चाहिए ही चाहिए। ठीक है, 50% से ज्यादा। हाँ। और दूसरा क्राइटेरिया जो ज्यादा सख्त है, सदन में जितने सदस्य उपस्थित हैं और वोट कर रहे हैं, उनका कम से कम 2/3 बहुमत चाहिए। 2/3 मतलब प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3। जी हाँ, मान लीजिए 200 में से 150 सदस्य मौजूद हैं और वोट कर रहे हैं, तो प्रस्ताव पास होने के लिए कम से कम 100 सदस्यों का हाँ कहना जरूरी है, जो 150 का 2/3 है। अच्छा। और साथ ही ये संख्या 101, जो कुल सदस्य संख्या का बहुमत है, से कम भी नहीं होनी चाहिए। समझ गया। मतलब दोनों शर्तें पूरी करनी होंगी। ये तो काफी मजबूत सहमति मांगता है। बिल्कुल, ये सिर्फ हाँ या ना कहने वालों का बहुमत नहीं, बल्कि एक बहुत मजबूत सहमति की जरूरत होती है। तो पहला कदम हुआ विधानसभा का विशेष बहुमत से प्रस्ताव पास करना। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद दूसरा कदम आता है राज्य विधानसभा का। ये प्रस्ताव फिर संसद के पास जाता है, यानी लोकसभा और राज्यसभा। ओके, पार्लियामेंट के पास। जी, अब अंतिम फैसला संसद को करना है। संसद इस प्रस्ताव पर विचार करती है और अगर सहमत होती है तो वो एक साधारण कानून बनाकर सिंपल मेजॉरिटी से उस राज्य में विधान परिषद बना सकती है या खत्म कर सकती है। अच्छा, तो संसद का फैसला फाइनल है? हाँ, लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि संसद के लिए राज्य का प्रस्ताव मानना बाध्यकारी नहीं है। वो मना भी कर सकती है। अरे, लेकिन बिना राज्य के प्रस्ताव के संसद खुद से ऐसा नहीं कर सकती। शुरुआत राज्य को ही करनी होगी। अच्छा, तो मतलब शक्ति का एक तरह का संतुलन है। राज्य अपनी जरूरत बताता है, अपनी इच्छा जाहिर करता है प्रस्ताव से। हाँ, और फिर केंद्र यानी संसद उस पर अंतिम मोहर लगाती है या नहीं लगाती है। बिल्कुल। यहाँ एक मुख्य बात ये निकल कर आती है कि अनुच्छेद 168 सिर्फ एक नियम नहीं, बल्कि ये राज्यों को अपनी शासन व्यवस्था अपनी जरूरत के हिसाब से ढालने के लिए संविधान में दिया गया एक लचीला टूल है। फ्लेक्सिबिलिटी। हाँ, वही लचीलापन जिसकी बात डॉक्टर आम्बेडकर ने संविधान सभा में की थी। उनका मानना था कि हर राज्य की जरूरतें अलग हो सकती हैं, इसलिए विधान परिषद को अनिवार्य नहीं बल्कि वैकल्पिक रखना चाहिए, ताकि राज्य चुन सकें। बिल्कुल। ये प्रक्रिया उसी सोच को दर्शाती है। राज्य की इच्छा और संसद का अधिकार, दोनों का सम्मान है इसमें। ये बात तो है। तो ये तो हुई प्रक्रिया की बात। अब आज की तारीख में मतलब जमीन पर क्या स्थिति है? किन राज्यों ने इस दूसरे सदन वाले रास्ते को चुना हुआ है? जैसा आपने शुरू में बताया था और जैसा कि 2025 तक की जानकारी हमारे पास है, फिलहाल भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद काम कर रही हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। ठीक है। क्या ये सूची हमेशा से ऐसी ही थी या इसमें बदलाव होते रहे हैं? नहीं, ये सूची बदलती रही है। यही तो अनुच्छेद 168(2) की प्रक्रिया का नतीजा है। अच्छा। जी हाँ, इतिहास में कई राज्यों ने विधान परिषद बनाई और फिर खत्म भी कर दी। जैसे पंजाब में थी, पश्चिम बंगाल में थी, तमिलनाडु, असम। इन राज्यों में पहले विधान परिषदें थीं। अरे हाँ। जिन्हें बाद में संबंधित राज्य विधानसभाओं के प्रस्ताव पर संसद द्वारा समाप्त कर दिया गया। तो ये संख्या घटती बढ़ती रही है, जो दिखाता है कि ये व्यवस्था कितनी लचीली है। राज्य अपनी जरूरत के हिसाब से फैसला ले सकते हैं, बेशक अंतिम मोहर संसद की हो। कुछ कॉन्क्रीट एग्जांपल्स? बिल्कुल। जैसे महाराष्ट्र को ही लें, वहाँ विधानसभा में 288 सीटें हैं। 2024-25 चुनाव के संदर्भ में जो जानकारी है, हाँ, काफी बड़ी विधानसभा है। ये दिखाता है कि विधानसभा राज्य की राजनीति का कितना बड़ा केंद्र है। और वहीं महाराष्ट्र में विधान परिषद भी मौजूद है। और उत्तर प्रदेश का उदाहरण भी है, जहां शायद देश की सबसे बड़ी विधान परिषद है। हाँ, बिल्कुल। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में 100 सदस्य हैं और दिलचस्प बात यह है कि ये सदस्य, जैसा मैंने पहले इशारा किया था, अलग-अलग तरीकों से आते हैं। हाँ, वो कैसे? जैसे जानकारी के मुताबिक करीब 1/3 विधानसभा सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं, 1/3 स्थानीय निकायों जैसे नगर पालिका वगैरह के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। अच्छा, लोकल बॉडीज से। और बाकी सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जिनमें साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारिता और समाज सेवा के विशेषज्ञ होते हैं। बाप रे, ये तो काफी जटिल संरचना है।
मतलब इतने अलग अलग तरीकों से सदस्य क्यों चुने जाते हैं, इसका मकसद क्या है? मकसद यही है कि विधान परिषद में सिर्फ राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि ही ना हो, बल्कि समाज के अलग अलग वर्गों, व्यवसायों और विशेषज्ञता वाले लोगों को भी जगह मिले। ताकि ज्यादा डाइवर्सिटी हो। हाँ, ये माना जाता है कि इससे कानून निर्माण की प्रक्रिया ज्यादा समावेशी और बेहतर होगी, ज्यादा विचार विमर्श होगा। हालांकि ये कितना सफल होता है, इस पर बहस हमेशा चलती रहती है। और ये बहस आज भी जारी है ना? जैसे सुनने में आया कि कुछ और राज्य भी विधान परिषद बनाना चाहते हैं। हाँ, बिल्कुल। ये मुद्दा आज भी उतना ही राजनीतिक रूप से जीवंत है, ठंगा नहीं पड़ा है। अच्छा। जानकारी के मुताबिक पश्चिम बंगाल की सरकार ने विधान परिषद बनाने का प्रस्ताव पास किया है अपनी विधानसभा से, लेकिन वो अभी संसद की मंजूरी का इंतजार कर रहा है। ओके, पेंडिंग है पार्लियामेंट में। जी, इसी तरह राजस्थान विधानसभा ने भी ऐसा ही प्रस्ताव पारित किया था, जिस पर केंद्र सरकार विचार कर रही है, ऐसा सुनने में आता है। ये उदाहरण दिखाते हैं कि विधान परिषद का मुद्दा सिर्फ संवैधानिक प्रक्रिया का नहीं, बल्कि एक सतत राजनीतिक बहस का केंद्र है। हाँ, कि क्या ये सच में उपयोगी है या महज राजनीतिक नियुक्तियों और सरकारी खर्चे का एक और जरिया बन जाती है। क्या ये विचार विमर्श को गहरा करती है या सिर्फ देरी पैदा करती है, ये सवाल उठते रहते हैं। लेकिन क्या कोई हालिया सफल उदाहरण भी है जहां विधान परिषद बनी हो, मतलब प्रक्रिया पूरी हुई हो? हाँ, तेलंगाना इसका एक अच्छा उदाहरण है। आंध्र प्रदेश से अलग होने के बाद तेलंगाना ने विधान परिषद बनाने का फैसला किया। अच्छा, नया राज्य बनने के बाद? जी, राज्य विधानसभा ने 2007 में प्रक्रिया के अनुसार प्रस्ताव पारित किया और फिर संसद ने कानून बनाकर इसे मंजूरी दे दी। तो वहां प्रक्रिया पूरी हो गई? हाँ, आज तेलंगाना में 90 सदस्यों वाली विधान परिषद काम कर रही है। इसमें भी सदस्य अलग अलग स्रोतों से आते हैं। कुछ MLC यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल सीधे चुने जाते हैं, कुछ राज्यपाल मनोनीत करते हैं और बाकी अप्रत्यक्ष चुनावों से आते हैं। ये अनुच्छेद 168(2) के अमल का एक स्पष्ट हालिया उदाहरण है। तो ये सारे उदाहरण महाराष्ट्र की बड़ी विधानसभा, यूपी की जटिल परिषद संरचना, बंगाल राजस्थान की मांगें, तेलंगाना का गठन, ये सब क्या दिखाते हैं? इनका निचोड़ क्या है? इन उदाहरणों का निचोड़ ये है कि विधान परिषद की भूमिका और प्रासंगिकता पर लगातार सवाल उठते रहते हैं और बहस होती रहती है। कोई आसान जवाब नहीं है। हाँ, एक मत नहीं है। बिल्कुल। एक तरफ तर्क दिया जाता है कि ये सदन विधायी प्रक्रिया में जल्दबाजी को रोकता है, विशेषज्ञों की राय शामिल करता है और शायद अल्पसंख्यकों या उन समूहों को प्रतिनिधित्व दे सकता है जो सीधे चुनाव नहीं जीत पाते। ठीक है, ये तो पक्ष में तर्क हुए। हाँ, दूसरी तरफ आलोचक कहते हैं कि ये अक्सर हारे हुए नेताओं को एडजस्ट करने या राजनीतिक वफादारी का इनाम देने का जरिया बन जाता है। हाँ, ये आरोप तो लगता है। और इससे सरकारी खर्चा बढ़ता है और कानून बनने में देरी भी होती है। तो दोनों पहलू हैं। और क्या इस पर न्यायपालिका ने भी कभी कुछ कहा है? मतलब कोर्ट्स का क्या रुख रहा है? हाँ, जैसा कि जानकारी है, सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में एक मामले में टिप्पणी करते हुए इस व्यवस्था को दोहराया था कि विधान परिषद बनाना या खत्म करना मूलतः एक नीतिगत और राजनीतिक फैसला है। पॉलिसी और पॉलिटिकल डिसीजन। जी, और इसमें अंतिम अधिकार संसद का है, राज्य विधानसभा के प्रस्ताव के बाद। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि ये संविधान द्वारा दी गई एक वैकल्पिक व्यवस्था है, अनिवार्य नहीं। अच्छा, इससे साफ है कि ये प्रावधान सिर्फ संविधान की किताब में बंद नहीं है, बल्कि एक जीवित गतिशील हिस्सा है जिस पर लगातार राजनीतिक और न्यायिक स्तर पर चर्चा होती रहती है। तो अगर हम सारी बातचीत को समेटें तो अनुच्छेद 168 का सार क्या निकलता है? मतलब की टेक अवे क्या है? सार ये है कि अनुच्छेद 168 भारतीय राज्यों में विधानमंडल की रूपरेखा, उसका ब्लूप्रिंट तय करता है। ब्लूप्रिंट? हाँ। ये सुनिश्चित करता है कि हर राज्य में जनता द्वारा चुनी गई एक विधानसभा लोकतंत्र की धड़कन, जैसा हमने कहा, जरूर हो। हाँ, वो तो कंपलसरी है। बिल्कुल। साथ ही ये राज्यों को एक दूसरा सदन यानी विधान परिषद, वैकल्पिक ऊपरी सदन रखने का विकल्प भी देता है, लेकिन इसे अनिवार्य नहीं बनाता। ऑप्शन देता है। हाँ, और इसे बनाने या हटाने की प्रक्रिया में राज्य और केंद्र संसद के बीच एक संतुलन बनाता है, एक चेक एंड बैलेंस रखता है। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये संरचना मायने क्यों रखती है? एक आम नागरिक के लिए जानना क्यों जरूरी है कि उसके राज्य में एक सदन है या दो? क्या फर्क पड़ता है?
ये इसलिए मायने रखता है क्योंकि ये सीधे तौर पर प्रभावित करता है कि राज्य स्तर पर कानून कैसे बनते हैं, अच्छा। उन पर कितनी बहस होती है, कितनी जांच परख होती है और समाज के विभिन्न वर्गों की आवाज उसमें कैसे शामिल होती है। द्विसदनीय व्यवस्था, मतलब जहां 2 सदन है, सैद्धांतिक रूप से ज्यादा जांच परख सुनिश्चित कर सकती है, लेकिन व्यवहारिक रूप से ये देरी और खर्च का कारण भी बन सकती है, जैसा हमने डिस्कस किया। हाँ, दोनों बातें। और ये केंद्र और राज्य के संबंधों को भी दर्शाता है, क्योंकि अंतिम फैसला संसद का होता है। तो किसी राज्य की शासन व्यवस्था कैसी है, उसकी राजनीतिक संस्कृति कैसी है, कानूनों की गुणवत्ता कैसी होगी, ये सब कहीं ना कहीं इस बात से प्रभावित होते हैं कि वहां का विधानमंडल एक सदनीय है या द्विसदनीय। मतलब गवर्नेंस पर सीधा असर पड़ता है। बिल्कुल। इसलिए अपने राज्य की शासन प्रणाली को समझने के लिए ये जानना बेहद जरूरी है। बिल्कुल सही कहा। तो चलिए जाते जाते मुख्य बातें एक बार फिर से याद कर लेते हैं। अनुच्छेद 168 कहता है हर राज्य में राज्यपाल प्लस विधानसभा। ये तो अनिवार्य विधानमंडल है। जी हाँ। कुछ राज्यों में राज्यपाल प्लस विधानसभा प्लस विधान परिषद, ये वैकल्पिक द्विसदनीय विधानमंडल है। सही। और विधान परिषद बनाना या खत्म करना है तो पहला कदम राज्य विधानसभा का विशेष बहुमत से प्रस्ताव, दूसरा और अंतिम कदम संसद का कानून। एकदम सही। ठीक है। और अब श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, जो आज की चर्चा खासकर पश्चिम बंगाल और राजस्थान जैसी मांगों और डॉक्टर आम्बेडकर द्वारा बताए गए लचीलेपन को ध्यान में रखकर सोचने पर मजबूर करेगा। हाँ, एक फूड फॉर थॉट। जी। संविधान निर्माताओं ने राज्यों को ये विकल्प दिया कि वो दूसरा सदन चुने या नहीं। आज के समय में जब इसकी उपयोगिता और खर्च पर इतनी बहस होती है, तो वो कौन से ठोस कारण या परिस्थितियां हो सकती हैं जो किसी राज्य के लिए विधान परिषद को वास्तव में फायदेमंद बनाती हों, और किन स्थितियों में ये शायद वाकई एक अनावश्यक बोझ साबित हो सकती है। सोचने वाला सवाल है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।